हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट नट पर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब यार? आ जाओ जी, आ जाओ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हिमांशु, रितेश, कैसे हो? नेहा जी, ऋतिक, सत्यम, सिद्धू, रितेश, अथर्व, स्नेहा, रितेश, नुजहत, आस्क सिंह, रितेश, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, आ जाओ जी, आ जाओ यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग आरपी सिंह। हेलो राघवेंद्र, आकांक्षा, नुजहत, नितिन, राम नवल, हेलो सुजन मीणा जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सब? ओके, तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर यहां पर 11 और आज इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, जो बचे हुए टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे और साथ के साथ जो इसके पीवाईक्यूज है उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आप बढ़िया से इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर सको। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इस चैप्टर में करवाए हैं, क्लासेज में करवाए, आपको एज अ होमवर्क दिया है। आज लेक्चर नंबर 11 है, तो 11 हमने लेक्चर कवर कर लिए। एक लेक्चर में कम से कम मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपके पास 110 क्वेश्चन तो ये ऐसे ही हो गए। और हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने और करवाए हैं। तो आप अच्छे से यहां पर ये देख पा रहे हो कि लगभग हमने एक चैप्टर के लगभग बेटा 180 के लगभग क्वेश्चंस तो हम लगा ही रहे हैं। ओके, और फिर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और अवेलेबल हैं, उनको अगर आप लगा लेते हैं तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप लगा रहे हैं किसी चैप्टर के अंदर, तो आई होप फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से आपको अच्छे से समझना चाहिए। अभी ये हमारा पहला चैप्टर है, तो अभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे इस चैप्टर के अंदर जिनके अंदर मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो अभी आप उनको रोके, उनको आप वेट करें कि जब हम आगे वाले थोड़ी सांद्रताओं वाले चैप्टर पढ़ लेंगे तो उनको भी अच्छे से निपटा लेंगे। ओके, तो अभी हमने इतनी सारी चीजें कवर कर ली है, अब आगे और कवर करेंगे, बढ़िया सारी चीजों को समझेंगे, हर एक बात को देखेंगे। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब बच्चों को आवाज आ रही है बढ़िया से अच्छे से? ये क्लास ओके बेटा, टेस्ट के बारे में यही पहला चैप्टर आएगा। देखो मैं आपको बता दूं कि जो आपका संडे को टेस्ट होने वाला है केमिस्ट्री में, यही चैप्टर आएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लो, सारी चीजें कवर कर लो, आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखनी है उन पर डिस्कशन करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नोट्स में लिखना है क्या बेटा? पीवाईक्यूज। देखो मैंने पीवाईक्यूज के लिए अलग से पीडीएफ भी बनवाई है, टाइप करवाया है। 2023, 2022, 2021, 2015 तक के क्वेश्चन मैंने उसमें रखवाए हैं, क्योंकि ज्यादा पुराने क्वेश्चंस फिर आते नहीं है। तो मैंने 2015, उससे पहले वाले भी मैंने उनको दिए, लेकिन उनमें 2015, 2013 तक के क्वेश्चन उसमें है। तो मैं आपको ये एज अ पीडीएफ आपके इसमें डलवा दूंगा। ठीक है, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर जैसा खत्म होता जाएगा उसका पीवाईक्यू मैं आपके उसमें कोर्स में डलवा दूंगा, तो टेंशन मत लो। ओके, हाँ जी। टेस्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई? पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लेक्चर पर बात करते हैं, सारी चीजों को समझते हैं, हर एक बात को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यार आज मैंने दिन में एक सेमिनार लिया था 2 बजे, उसमें बहुत सारे बच्चे मुझे आरंभ बैच के देखने को मिले, जिनका एक ही डाउट था कि सर जब आप क्लास पढ़ाते हो ना तो कमेंट बंद कर दिया करो। तो आज उसी चीज को मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा, उसी को मैं यहाँ पर तुम्हें करवाना भी चाहूंगा। मैं तो चाहता ही हूं कि हम ना स्टार्टिंग में कमेंट देखें और जब आप कोई क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं उस टाइम पर मैं आपके कमेंट देखूं, तो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ने का जो इफेक्टिव समय होगा वो ज्यादा होगा। हाँ, तो अब बात करते हैं बेटा। हमने पिछले लेक्चर्स के दौरान बेटा परिचय के बारे में बात कर ली थी कि भैया पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करते हैं, पदार्थ को शुद्ध पदार्थ, फिर मिश्रण क्या होता है, फिर परमाणु क्या होता है, यौगिक क्या होता है, तत्व यौगिक क्या होता है, उनको हमने समझा। फिर यहाँ पर परमाणु सिद्धांत समझा। परमाणु सिद्धांत में बस आपको काम की चीजें समझनी चाहिए, बाकी कोई मतलब का नहीं है अपने। ठीक है, अगली बात, परमाणु भार अणु भार क्या होता है, इसका हमने कॉन्सेप्ट समझा।
मोल अवधारणा, मोल ज्ञात करने के सूत्र, उन चीजों को बढ़िया से कवर कर लेना। प्रतिशतता क्या होती है, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं, अणुसूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, फिर वो पता होना चाहिए। रस समीकरण मिति क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें आना चाहिए। ओके, फिर यहां पर तुल्यांकी भार वाला कॉन्सेप्ट भी हमने पिछले लेक्चर में सीखा और अच्छे से उसको क्लियर किया। ओके, अब उसके बाद फिर रासायनिक संयोजन के नियम देखे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, और अभ्यास प्रश्न जो हम आज लगाने वाले हैं जिसमें कुछ PYQs होंगे। ओके, क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले तो यहां पर आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। POAC, POAC का पूरा नाम क्या होता है वो मैं भी आपको आगे बता दूंगा। प्रतिशत लब्धि क्या होता है, ये एक और शब्द। प्रतिशत शुद्धता क्या होता है, ये दो चीजें हैं जो हम यहां पर कवर करेंगे और कुछ PYQs हम लगाएंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर रहेगा। अच्छे से सारी चीजें कवर करेंगे, बढ़िया सारी चीजें कवर करेंगे, हर एक बात को आपको अच्छे से समझना है, बढ़िया से क्लियर करना है। अब आता है जैसे कि देखो ध्यान से, पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यार यहां पर पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन ये था कि त्रिक्षारकीय अम्ल का अणुभार W है तो तुल्यांकी भार होगा, तो तुल्यांकी भार होगा, तुल्यांकी भार होगा। हाँ जी, कोई परमाणु है, कोई त्रिक्षारकीय अम्ल है जिसका तुल्यांकी भार, जिसका परमाणु, जिसका अणुभार W है तो तुल्यांकी भार क्या होगा। हाँ जी बताओ, तुल्यांकी भार, चूंकि हम जानते हैं बेटा तुल्यांकी भार E बराबर क्या होता है, अणुभार बटे N कारक, अणुभार बटे N कारक। अब हमारा अम्ल कौन है, त्रिक्षारकीय, त्रिक्षारकीय अम्ल, तो त्रिक्षारकीय के लिए N कारक कितना हो जाएगा, त्रिक्षारकीय के लिए N कारक का मान कितना हो जाएगा बेटा 3। अम्ल के लिए N कारक क्या होता है, H+ आयनों की संख्या। त्रिक्षारकीय का मतलब है कि वो 3 H+ आयन त्यागेगा, मतलब N कारक का मान कितना हो गया 3, तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा W/3, ऑप्शन नंबर 2। एम आई राइट? तो अच्छे से आप कर सकते हो, बढ़िया सारी चीजों को देख सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब अगला प्रश्न, हाँ जी अच्छे से देखना, सारी चीजों को कवर करना, बढ़िया से आएगा। A, E, M और N क्रमशः एक तत्व के परमाणु भार, A तो क्या बता रहा है, परमाणु भार को बता रहा है। ओके, हाँ जी। E क्या है, वही इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार को बता रहा है, तुल्यांकी भार को बता रहा है। M अणु भार को बता रहा है। ओके, हाँ जी। और N किसको बता रहा है, संयोजकता को बता रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है, लगाओ दिमाग, कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे जिसका बर्थडे आज। हाँ जी बताओ बेटा, हेलो हेलो, कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा। अब जरा देखो ध्यान से, तत्व के लिए परमाणु भार हो सकता है, उसकी संयोजकता हो सकती है, उसकी तुल्यांकी भार हो सकता है। अणु भार तो बेटा अणु के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ या ना। तो जरा देखो ध्यान से, हम ये जानते हैं तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तत्व के लिए अगर मैं बात करूं, तत्व के लिए तुल्यांकी भार का सूत्र क्या होता है, उसका जो परमाणु भार होगा बटे N कारक, और N कारक तत्व के लिए होती है उसकी संयोजकता। क्या होती है उसकी संयोजकता। तो तुल्यांकी भार E बराबर क्या हो जाएगा, अणुभार, परमाणु भार A दे रखा है, संयोजकता N कारक का काम करेगी तत्व के लिए, तो A बराबर क्या आ गया, E गुणा N, पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। समझ में आया? ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, M से तो हमें मतलब है ही नहीं, M तो अणु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परमाणु के लिए थोड़ी ना इस्तेमाल किया जाता है। बोलो लल्ला, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न,
ये वाला प्रश्न, गंधक। अच्छा, तुम्हें यह पता होना चाहिए गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को बोलते हैं। गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को बोलते हैं। हाँ जी, गंधक 2 क्लोराइड बनाता है, सल्फर 2 क्लोराइड बनाता है भैया। एक बनाता है H2Cl2 और एक बनाता है HCl2। एक ने मुझे सेंड किया था, मैं के ले चलते क्लास में। हाँ जी, क्योंकि ये अपने अभी रिलेटेड टॉपिक ही है। सर धुंधला धुंधला दिख रहा है यार, ऐसे कैसे दिख रहा है धुंधला धुंधला? ओके, HCl2 और H2Cl2 और HCl2 सल्फर के 2 क्लोराइड हैं। ओके, हाँ जी, HCl2 में सल्फर का जो तुल्यांकी भार है बेटा, वो तुम्हें दे रखा है। तुल्यांकी भार है वो दे रखा है कितना? 16। तो इसमें तुल्यांकी भार कितना होगा? ध्यान रखना, एक नोट लगा लो, एक नोट लगा लो, तुम्हारे काम आएगा। क्या तुल्यांकी भार फिक्स रहता है या अभिक्रिया के हिसाब से बदलता है? तो ध्यान रखें, तुल्यांकी भार किसी भी यौगिक के लिए, या फिर मैं बोलूं किसी भी ऐसा लिखते हैं अपन, तुल्यांकी भार अभिक्रिया या यौगिक को पर निर्भर करता है। एक ही तत्व का तुल्यांकी भार अलग अलग यौगिकों में अलग अलग हो सकता है। अलग अलग यौगिकों में अलग अलग हो सकता है। अभी यहां बताऊंगा मैं आपको, अलग अलग हो सकता है। ये ध्यान रख लेना, नॉट फिक्स। हाँ बिल्कुल नॉट फिक्स। ओके, हाँ जी, नोट लगा लेना बेटा। परमाणु भार तो फिक्स रहता है, ओके, लेकिन बदल क्या सकता है? तुल्यांकी भार, क्योंकि आपको पता है ना कुछ तत्व परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे पता है कि भैया सल्फर, इसको कैसे सोल्व करेंगे? कमेंट आ रहा है भैया, कमेंट आ रहा है भैया, सबका कमेंट आ रहा है। ओके, सबका कमेंट आ रहा है। जरा देखो ध्यान से, ये नोट इसलिए लिखवाया मैंने कि नोट क्या बोल रहा है कि भैया तुल्यांकी भार वेरिएबल होता है, तुल्यांकी भार फिक्स नहीं होता है। तुल्यांकी भार यौगिक के ऊपर या अभिक्रियाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग यौगिक में भले एक ही तत्व है, सल्फर इसमें भी है, सल्फर इसमें भी है, जरूरी नहीं है जो यहां पर होगा वही यहां हो। इस बात का ध्यान रखें। परमाणु भार फिक्स रहेगा, जो परमाणु भार सल्फर का इसमें 32 होता है, इसमें भी 32 ही होएगा, लेकिन तुल्यांकी भार तो यहां 16 है। अब ये ऐसा कैसे? जरा देखो ध्यान से, थोड़ा सा आगे की बात। हां जी यार, सल्फर के 2 कंपाउंड है, एक दे रखा है HCl2। HCl2 ये एक यौगिक है। अब मैं इसमें किसका चाहता हूं? सल्फर का चाहता हूं। तो सल्फर का मुझे अगर तुल्यांकी भार निकालना है तो सूत्र होता है सल्फर का परमाणु भार बटे उसकी संयोजकता या उसका आवेश। यस सुन लो, तो यहां पर अगर मैं सल्फर का आवेश देखूंगा तो कैसे देखूंगा? यार सल्फर पर आवेश कितना है? तो जिन बच्चों को आता है वो अच्छे से पता कर लेंगे, जिनको नहीं आता है बेटा आवेश निकालना, तो हम क्या करेंगे? तो यार जरा देखो, जिसका आवेश ज्ञात करना है उसको x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। सल्फर का आवेश कितना है? x है, मान लिया, ठीक है। 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर आवेश -1 होता है। टोटल इस पर कुल आवेश कितना है? सर कुल तो कोई आवेश नहीं है, तो उदासीन है, तो 0 के बराबर कर दो। बस x का मान हल कर लो, x बराबर आ जाएगा आपके पास ये +2, जो कि क्या है? सल्फर पर आवेश है। ये क्या है? सल्फर। अतः सल्फर पर आवेश, सल्फर का आवेश कितना है? +2 है। ओके,
इस वाले कंपाउंड में, तो इस वाले कंपाउंड में अगर सल्फर का आवेश 2 है तो HCl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार जो कि हमें E है वो कितना आ जाएगा, जो भी इसका परमाणु भार है, सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32/2, कितना आ गया 16 आ गया, वो हमें दे रखा था। लेकिन दूसरे वाले यौगिक में कितना होगा वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, जब तक हम उसका आवेश नहीं निकाल लेते। सेम उसी तरीके से दूसरे के लिए यहां पर प्रोग्राम सेट कर लो अलग से, ठीक है। आगे मेरे लिए जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, H2Cl2 के लिए, ठीक है। 2 सल्फर है, एक सल्फर का आवेश x, तो 2 से गुणा कर दिया 2x हो गया, ठीक है। 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर आवेश -1 होता है, बराबर 0 कर दो x, ये 2x बराबर कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 छमछम, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब सल्फर पर आवेश कितना है इसमें +1, इसमें सल्फर पर आवेश +1 है, यहां सल्फर पर आवेश +2 था। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि तुल्यांकी भार E ज्ञात करने का सूत्र होता है परमाणु भार बटे आवेश, n कारक का मान आवेश हो जाएगा, इसमें आवेश +2 है, इसमें आवेश +1 है, तो यहां पर x का मान कितना आ गया +1, तो सल्फर का तुल्यांकी भार, E मतलब इक्विवेलेंट वेट, E मतलब तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार ऐसे लिख लो, चलो तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, परमाणु भार कितना 32, n का मान 1, आवेश का मान 1, तो कितना आ गया 32। तो आंसर क्या आ गया बेटा 3rd। तो आपको सिर्फ ये देखना है आवेश कितना है। इस यौगिक में सल्फर का आवेश +2 था, तो मुझे सल्फर का तुल्यांकी भार निकालना है ना, तो सल्फर का परमाणु भार बटे उसका आवेश, सल्फर का परमाणु भार बटे उसका आवेश, सल्फर का परमाणु भार बटे उसका आवेश, सल्फर का परमाणु भार होता है 32, 32/2 16 आ गया। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं तो x का मान आया +1, x क्या है आवेश है, ठीक है, x मैंने माना है, ठीक है। यहां पे लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, माना सल्फर पर आवेश x है, क्योंकि बेटा हमें गोला भरना है, हमें वहां पे डिजाइन नहीं बनानी है, हमें नीट के पेपर में गोला भरना है और हमारे को नंबर लाना है। समझ में आ गया, ये कक्षा 11th वाला पोर्शन है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा हमारे को आंसर निकालना है और आगे बढ़ना है। तो यहां पर मैंने आपको यही बताया है कि 2 अलग अलग यौगिक है, उनमें परमाणु सेम ही है, तुल्यांकी भार डिफरेंट हो सकता है, यहां पर 32, यहां पे 16 आ रहा है, उसमें 32 आ रहा है, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। तो ये चीजें हमने देख ली, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आज की चीजों को शामिल करते हैं चर्चा में। आज की चीज क्या है बेटा, POAC। अब POAC का नियम क्या कहता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं POAC की फुल फॉर्म क्या होती है। POAC की फुल फॉर्म होती है बेटा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या होता है जरा देखो ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, बोले तो परमाणु संरक्षण का नियम, परमाणु संरक्षण का नियम। ओके, तो यार हमें यह पता है कि परमाणु संरक्षित रहता है, हम जानते हैं ना लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, हम जानते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, तो परमाणु भी तो संरक्षित रहता है अभिक्रियाओं के दौरान। बस वहीं का ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी गणितीय गणनाओं को हल करेगा अच्छे तरीके से। देखना कैसे कैसे क्या चीजें होती है, हर एक बात में बताता हूं। ये किस पर बेस्ड है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। जिस तरीके से परमाणु संरक्षित रहता है, चाहे वो क्रियाकारक में हो चाहे वो उत्पाद में हो, अगर एक परमाणु क्रियाकारक में है तो उतना ही उत्पाद में रहेगा, क्योंकि परमाणु न तो घटता है न बढ़ता है, परमाणु फिक्स रहता है। जैसे कि अगर सपोज करो, मान लो मैंने कोई अभिक्रिया लिखी, जैसे कि लिखना मत बेटा कुछ भी, अगर 2 हाइड्रोजन इधर क्रियाकारक की तरफ है, 2 ही उत्पाद की ओर रहेंगे, फिक्स है।
मतलब 2 परमाणु इधर है तो 2 ही परमाणु इधर रहेंगे, ये फिक्स रहेगा। मतलब परमाणु संरक्षित रहता है, अणु संरक्षित नहीं रहता। यहां H2 था, वहां कहां है? अणु संरक्षित नहीं रहता, मोल संरक्षित नहीं रहते, आयतन संरक्षित नहीं रहता। क्या संरक्षित रहता है? परमाणु संरक्षित रहता है। अगर परमाणु संरक्षित रहेगा तो क्या परमाणु का द्रव्यमान संरक्षित रहेगा? हां। अगर परमाणु का द्रव्यमान संरक्षित रहेगा तो द्रव्यमान ग्राम में भार बटे उसका परमाणु भार, क्या वो संरक्षित रहेगा? ग्राम में भार बटे परमाणु भार क्या होता है? मोल। तो परमाणु के मोल भी संरक्षित रहेंगे। मतलब जितने मोल परमाणु के इधर होंगे उतने ही मोल उधर होंगे। समझ में आ रहा है? बस एक बार मैं लिखवा देता हूं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हाँ जी, मैंने क्या बोलना चाहा कि अगर किसी परमाणु के मोल क्रियाकारक में जितने हैं उतने ही उत्पाद में रहेंगे, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान संरक्षित है। परमाणु भार तो फिक्स होता ही है, द्रव्यमान भी फिक्स, परमाणु भार भी फिक्स। तो द्रव्यमान बटे परमाणु भार, वो अनुपात फिक्स। किसका अनुपात होता है? मोल का, मोल फिक्स। देखो, हाँ जी, चूंकि हम जानते हैं कि परमाणु संरक्षित रहता है, अतः परमाणु का द्रव्यमान भी परमाणु का द्रव्यमान भी संरक्षित रहेगा। इसीलिए किसी भी अभिक्रिया के दौरान क्वेश्चन भी करवा के बताऊंगा। इसलिए किसी भी अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं के मोल भी संरक्षित रहते हैं। अणुओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर परमाणु की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखो, परमाणुओं के मोल भी संरक्षित रहते हैं। यही पीओएसी है, इसी को बोलते हैं परमाणु संरक्षण का नियम। देखो ध्यान से, उदाहरण देता हूं मैं। जैसे कि याद है हमने KClO3 वाली अभिक्रिया लिखी थी, याद है आपको कि मान लो मैंने KClO3 को गर्म किया और KClO3 को गर्म करके मैंने क्या बनाया था बेटा? KCl बनाया था, प्लस में O2 बनाया था। ओके, कोई अभी मैंने बैलेंस वगैरह भी नहीं करा, इसके लिए तो बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ये मैंने कोई अभिक्रिया लिखी, KClO3 को गर्म किया तो KCl प्लस O2 मिला। अब यहां पर पोटेशियम है, जितना पोटेशियम इधर है क्या उतना ही पोटेशियम उधर रहा होगा? बोलो हां। जितना क्लोरीन इधर है क्या उतना ही क्लोरीन उधर रहा होगा? हां। जितना ऑक्सीजन इधर है क्या उतना ही ऑक्सीजन उधर रहा होगा? हां, क्योंकि परमाणु तो संरक्षित रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? जी हां, हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर यह बोल दूं कि अगर जितने मोल पोटेशियम के इधर है क्या उतने ही उधर होंगे? हां, क्योंकि परमाणु संरक्षित रहता है, उसका द्रव्यमान भी संरक्षित रहेगा, और द्रव्यमान संरक्षित रहेगा तो परमाणु के मोल भी संरक्षित रहेंगे। समझ में आया? तो यहां पर जैसे कि मैंने ये अभिक्रिया लिखी, इसके लिए मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। यहां ये जगह नहीं है, इसको दूसरी जगह बता देता हूं, मिटाना मत अभिक्रिया को, यहां बता देता हूं उदाहरण। हाँ जी, मैंने क्या बोला कि KClO3 को हमने गर्म किया और गर्म करके क्या बना दिया बेटा? KCl बना दिया प्लस O2 बना दिया। ओके, तो यहां पर अगर मैं बात करूं POAC के अनुसार, अगर मैं POAC के अनुसार बात करूं पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम के लिए POAC क्या बोलेगा बेटा? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस KClO3 में कितने पोटेशियम है? 1, हाँ या ना? है। जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास एक H2O अणु है, ठीक है, या मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल H2O है।
1 मोल मेरे पास क्या है, H2O है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक अणु के बारे में, एक अणु में बात करूं मैं, एक H2O का अणु है मेरे पास, इसमें क्या है, 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक अणु में 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मोल में कितने होंगे, गुणा 2 मोल हाइड्रोजन। एक ही अणु में 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मोल में कितने होंगे, गुणा कर देंगे ना भैया, 2 मोल हाइड्रोजन होंगे। और एक अणु में 1 ऑक्सीजन है, तो 1 मोल में भी कितने रहेंगे, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु रहेंगे। तो उसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करूं पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम कितने इसमें, 1। और मान लो इसके आपने कुछ मोल निकाल लिए, जैसे कि इसके KClO3 आपके पास आ गया, KClO3 के आ गए आपके पास 5 मोल, सपोज करो इसके 5 मोल आ गए। एक अणु में कितना, 1 पोटेशियम, तो 5 मोल में कितना, गुणा 5 करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी संख्या से गुणा करेंगे, 1 गुणा 5 मोल। मान लो आपको Cl के मोल निकालने हैं, टोटल मोल कितने, 5, कितने Cl है, 1 Cl, तो 1 गुणा 5 मोल, टोटल आपके Cl के मोल निकल जाएंगे। अगर मैं ऑक्सीजन के मोल की बात करूं, तो KClO3 के मोल कितने, 5 गुणा 3 करूंगा, क्योंकि एक अणु में 3 ऑक्सीजन है, हाँ या ना। बस वही मेथड हमें यहां पर अप्लाई करना है, धीरे धीरे सारी चीजें कवर हो जाएगी। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि भैया अगर मैं यहां पर पीओएसी का नियम लगाना चाहता हूं KClO3 के लिए, जिसमें मैं पोटेशियम के लिए बात करूंगा, तो क्या करूंगा, पोटेशियम कितने हैं, 1 है, गुणा KClO3 के मोल, जितने मोल इधर रहेंगे उतने ही मोल इधर रहेंगे, क्योंकि यहां भी पोटेशियम है, यहां भी पोटेशियम है। बात समझ में आई क्या, समझ में आया, जितने मोल इधर उतने ही मोल इसके उधर रहेंगे। यही तो कहता है पीओएसी का नियम, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं के मोल संरक्षित रहते हैं, यही पीओएसी का नियम है। तो टोटल इधर मोल कितने होंगे पोटेशियम के लिए, 1 गुणा KClO3 के मोल। 1 से गुणा क्यों किया, क्योंकि इसमें 1 परमाणु है, एक अणु में 1 परमाणु है, तो जितने ही मोल आएंगे उसको 1 से गुणा कर देंगे, बराबर 1 गुणा, इसमें भी 1 ही पोटेशियम है, 1 गुणा KCl के मोल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, किसके लिए, पोटेशियम के लिए। यही चीज अगर मैं ऑक्सीजन के लिए निकले के लिए बोलूं, तो क्लोरीन के लिए बोलूं, चलो क्लोरीन के लिए, अगर मैं क्लोरीन के लिए बोलूं, तो 1 क्लोरीन है, उधर भी 1 ही क्लोरीन है, क्लोरीन को अलग कलर दे देते हैं, इधर भी 1 Cl, इधर भी 1 Cl है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इसी कलर से लिख दूं, दिख जाएगा, 1 गुणा KClO3 के मोल। अरे इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है, और इधर भी 1 गुणा KCl के मोल। ये मैंने किसके लिए लिख दिया, इसके लिए लिख दिया, क्लोरीन के लिए। और यही चीज अगर मैं ऑक्सीजन के लिए लिखूं, हाँ जी, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी लग जाएगा। एक अणु में कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है भाई साहब, ओके, तो 3 गुणा KClO3 के मोल बराबर 2 गुणा, 2 क्यों आया बताओ, क्योंकि O2 अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, क्योंकि O2 अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु, 2 गुणा O2 के मोल। हम परमाणु के लिए लगा रहे हैं ये नियम। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो चाहे हम पोटेशियम के लिए बात करें तो ऐसे परमाणु संरक्षित करेंगे, क्लोरीन के लिए बात करें तो इस तरीके से हम पीओएसी का नियम लगाएंगे, और अगर ऑक्सीजन के लिए बात करें तो इस तरीके से हम पीओएसी का नियम लगाएंगे, बस काम हो जाएगा। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हमने पहले भी किया है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे से आप समझ सकते हो, डेफिनेटली एक बार इसको नोट कर लो, क्वेश्चन भी मैं करवाता हूं। पीओएसी का मतलब यह है परमाणु संरक्षित करना है मेरे को, तो बस जितने मोल पोटेशियम के इधर है उतने इधर करने हैं, जितने क्लोरीन के मोल इधर है उतने इधर होने चाहिए,
जितने ऑक्सीजन के मोल इधर है उतने ऑक्सीजन के मोल इधर होने चाहिए। इसके लिए अभिक्रिया बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आप गुणा करोगे ना तो वो बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी, हम गुणा इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि बैलेंस कर सके संख्याओं से। हाँ जी, तो ये चीज समझ में आ गई बेटा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन करते हैं। याद है आपको कि KClO3 को जब हमने गर्म किया था KCl प्लस O2 बनाया, ठीक है। मान लो मेरे को क्या दे रखा है, मान लो मेरे को दे रखा है 367.5 ग्राम ये, ओके। और मेरे से पूछा जा रहा है इसकी मात्रा कितनी होगी, इसकी मात्रा कितनी होगी, ये मुझसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया कि भैया मुझे KClO3 दे रखा है 367.5 ग्राम, मुझे पूछा गया है इसकी मात्रा कितनी लगेगी, इसकी मात्रा कितनी लगेगी। अरे बोलो, हमें इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो POAC लगा दो अभी तुरंत हो जाएगा, या फिर जो हम करते आ रहे थे उससे करेंगे। देखो जरा, सरल तरीके हैं, अच्छे से अपन करेंगे, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए इसलिए पढ़ा रहा हूं। जैसे कि जरा देखो ध्यान से, यहां पर फर्स्ट मेथड, हाँ जी भैया, पहला मेथड तो ये बोलता है कि आपको ग्राम में भार दे रखा है, ठीक है, ग्राम में भार दे रखा है, इसके अणुभार से डिवाइड कर दो ताकि इसके मोल निकाल लो, तुम निकाल लो, इसके मोल निकाल लो, मोल निकाल लिया, ठीक है। और मोल निकालने के बाद फिर अभिक्रिया को बैलेंस करके देखो कितने से कितना बन रहा है, फिर उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो जरा देखो ध्यान से देखना बेटा, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो अभिक्रिया ये बोल रही है कि 2 2 3, ये है इसके गुणांक, इनके हिसाब से अभिक्रिया होनी चाहिए। कायदे की बात यही है कि इसके हिसाब से अभिक्रिया होनी चाहिए। यहां पर आप मात्रा किस में निकाल लेना बेटा, सिर्फ मोल में निकाल लेना, मोल में मात्रा ज्ञात कर लेना, ठीक है, क्योंकि आगे तक अपन को जाने की जरूरत नहीं है। मोल पता चल गया तो हम भार भी निकाल सकते हैं, ओके। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं इस तरीके से करूं तो मेरे को क्या समझ में आता है कि अगर मैं इसके 2 मोल लूंगा तो इसके 2 मोल मिलेंगे। वास्तव में इसके मोल कितने वो ज्ञात कर ले, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मोल्स ऑफ KClO3 ज्ञात कर लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है। ग्राम में भार 367.5 बटे अणुभार, अणुभार कितना होता है KClO3 का, 122.5, तो कट जाएगा, 3 मोल आ जाएगा, 3 मोल KClO3 आ गया। मतलब हमने KClO3 के मोल निकाल लिए भैया, 3 मोल है। अब जरा देखो ध्यान से, वास्तव में कितने मोल से कितना मोल मिल रहा है, हमें तो KCl के मोल चाहिए थे, इसके नहीं चाहिए थे। तो भैया अगर ये 2 मोल खर्च होता है तो इसके 2 मोल बनेंगे, ठीक बात। और इसके कितने मोल है, 3 मोल। मतलब अगर इसके 2 ले रहा हूं तो इसके 2 बनेंगे, अगर इसका 1 लेता तो 1 बनता, इसके 3 लेता तो कितने बनते, 3 मोल बनते। चूंकि हमें यह पता है कि 2 मोल KClO3 से हमें 2 ही मोल KCl मिलता है। अरे इकाई वाला मेथड, ठीक है। 2 सॉफ्टी 20 रुपए की आती है तो 3 सॉफ्टी कितने रुपए की आएगी, वही सवाल है। 2 सॉफ्टी 20 रुपए की आती है तो 3 सॉफ्टी कितने रुपए की आएगी, कर लोगे। 2 सॉफ्टी 20 रुपए की आती है तो 3 सॉफ्टी कितने रुपए की आएगी, 2 सॉफ्टी 20 रुपए की आती है 30 की आएगी। इसलिए 3 मोल KClO3 कितने से क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा सर 3 मोल KCl के साथ। तो हमें KCl के मोल पता चल गए।
हमें KCl के मोल पता चल गए, 3 मोल लगे गुरुजी, हो गया। अब यही POAC से भी करके बताता हूं, यही POAC से भी करके बताता हूं, सेकंड मेथड। POAC से कि भाई साहब इसमें क्या है, पोटेशियम है, इसमें क्या है, पोटेशियम है, क्यों ना मैं पोटेशियम पर POAC अप्लाई कर दूं, उससे भी तो काम हो जाएगा ना, हाँ या ना, क्योंकि इधर कितने पोटेशियम है, 1 पोटेशियम है, इधर भी 1 ही पोटेशियम है, तो यार क्यों ना मैं सिंपल यहां पर अगर मैं बात करूं पोटेशियम के लिए, अगर मैं POAC का नियम अप्लाई कर दूं तो पोटेशियम के लिए क्या बोलूंगा कि भैया 1 गुना पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या, पोटेशियम कितने उधर 1 है, 1 पोटेशियम गुना मोल्स ऑफ KClO3, 1 गुना KClO3 के मोल बराबर 1 गुना मोल्स ऑफ KCl, हाँ या ना। तो मैंने क्या किया, 1 गुना KClO3 के मोल अगर आप सोल्व करते तो कितने आते, 3 मोल आते, बराबर 1 गुना NKCl। तो डायरेक्ट यहां पर क्या आ गए, इसके मोल आ गए ना, NKCl बराबर कितने आ गए, 3 मोल। तो इससे 1 2 3 स्टेप में आंसर आ गया। इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे किया जा सकता है, दैट्स इट। ये तरीका भी हमें मालूम था, बस ये भी हमने आज नया सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें इस तरीके पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए क्योंकि ये हमें अच्छे से आता है। अगर ये हमने आज सीखा है तो आप अच्छे से इसके साथ जा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें डाउट हो तो आप इससे जा सकते हो, ये भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एक परमाणु को फिक्स कर दो, उसके लिए POAC का नियम लगा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये था POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। यही चीज आप क्लोरीन के साथ भी कर सकते थे कि इधर कितने क्लोरीन है, इधर कितने क्लोरीन है, सेम उस तरीके से ही आता। इधर भी 1 क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए यहां 1 ही लिखता, गुणा मोल्स ऑफ KClO3, क्लोरीन की संख्या इधर KCl में 1 गुणा मोल्स ऑफ KCl करता, तब भी वही वैल्यू आती है। समझ में आया। तो आप किसी के भी लिए एटॉमिक कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी 3 मोल आया, यहां पर भी 3 ही मोल आया, ये देखो यहां पर भी 3 ही मोल आया। अब आगे की बात, अब अगला टॉपिक है प्रतिशत लब्धि क्या है। प्रतिशत लब्धि क्या है, अब प्रतिशत लब्धि क्या होता है इसको समझेंगे। बढ़िया प्यारे प्यारे टॉपिक है बेटा, ये थोड़ा सा आपको तसल्ली से बैठना है, साथ में पानी की बोतल लेकर के बैठना है, छोटी छोटी चीजों को समझते जाना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री को एक बार आपने समझ लिया ना तो उसके क्वेश्चन लगाना आसान होएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के एक बार आपने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया ना तो यकीन मानो आप धीरे 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 बहुत अच्छी ग्रोथ करोगे। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन सीखोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा। एक चीज होती रटने वाली और एक चीज होती समझने वाली, ये समझने वाली है। हाँ जी, प्रतिशत लब्धि। अब प्रतिशत लब्धि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत लब्धि को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, ठीक है, या परसेंटेज यील्डिंग, एक ही बात है। हाँ जी, प्रतिशत लब्धि क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने आपसे पूछा कि कितने बच्चों ने नीट 2023 का पेपर दिया था, कभी नहीं भूलेगा कोई बच्चा, कभी नहीं भूलेगा। कितने बच्चों ने नीट 2023 का पेपर दिया था, आपने कहा सर मैंने। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि बेटा एनटीए ने अपनी फाइनल आंसर की रिलीज कर दी, हाँ, तो तूने कितने मार्क्स सोचे थे, सर 720 का पेपर हुआ था, मैंने सोचे थे कि मेरे ना 550 नंबर आ जाएंगे, ये मैंने सोचा, कैलकुलेट करा खुद के हिसाब से, लेकिन आए कितने, सर मेरे 400 नंबर आए या 450 नंबर आए। सोचे थे इतना मिलेगा लेकिन मिला इतना, बस यही है परसेंटेज यील्ड। प्रतिशत लब्धि इसी को बोला जाता है।
आना चाहिए था इतना लेकिन आया इतना, बस यही है प्रतिशत लब्धि। कभी नहीं भूलोगे। आपने पेपर देकर आए, होल से जैसे बाहर निकले, यार इसका आंसर तो ये होना चाहिए था लेकिन हुआ ये, बस वही है प्रतिशत लब्धि। आना चाहिए था, आया इतना, प्रतिशतता निकाल रहे हो, गुणा 100 कर दो, बस काम हो गया। यही है प्रतिशत लब्धि। कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, बस ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो प्रतिशत लब्धि के बारे में बात कर लेते हैं। समझ में आया? तो प्रतिशत लब्धि, पहली बात तो यह उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, या पूरा तरीके से लिखते हैं ना, यह किसी अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद, बोले तो प्रोडक्ट से संबंधित, प्रोडक्ट से संबंधित होती है कि भैया कितनी मात्रा मिली, कितनी प्रतिशत लब्धि रही अभिक्रिया की। अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है? उत्पाद, तो उत्पाद से रिलेटेड होती है चीज। ओके, समझ में आया? तो प्रतिशत लब्धि ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र होता है परसेंटेज यील्ड, या मैं बोलूं हिंदी में प्रतिशत लब्धि। प्रतिशत लब्धि, लब्धि का मतलब है मात्रा। लब्धि को मात्रा ही बोलते हैं बेटा हिंदी में, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको लब्धि बोला जाता है, परसेंटेज यील्ड। हाँ जी, तो ये क्या है? आना चाहिए था इतना लेकिन आया इतना, मतलब हकीकत ये है कैलकुलेट इतना कर रहे थे, तो मतलब यहां पर आएगा ऊपर एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आया? एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वास्तविक कितनी मात्रा हमें मिली, अपॉन यहां पर आएगा थ्योरेटिकल, मतलब गणना करके हमने देखा इतना आना चाहिए था लेकिन आया इतना, प्रैक्टिकल में देखा इतना मिला, कहां गया बीच वाला, बाकी कहां चला गया। तो वही, तो एक्चुअल अमाउंट अपॉन कैलकुलेटेड अमाउंट, जो हमने कैलकुलेशन करके देखी, यार मेरा ये सही, ये सही, ये सही, इतने नंबर आने चाहिए थे, 2 नंबर कहां कट गए, तो वो वाली बात। एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल, बोले तो हिंदी में लिख दूं क्या, या थ्योरेटिकल या थ्योरेटिकल अमाउंट, AMT डॉट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गुणा 100। समझ में आ गया बेटा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद की एक्चुअल वास्तविक मात्रा कितनी थी, अपॉन सैद्धांतिक मात्रा कितनी थी, उन दोनों का अनुपात गुणा 100 कर दो, प्रतिशत लब्धि निकाल लोगे, प्रतिशत लब्धि निकाल लोगे। समझ में आया? अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। वास्तविक मात्रा अपॉन सैद्धांतिक मात्रा, ये तो रियल है, ये हमने कैलकुलेशन करके सोची इतनी मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली इतनी, बस जो मिली अपॉन में जो हमने सोची थी इनटू 100 करना है, काम हो गया। जैसे कि क्वेश्चन करवाता हूं, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आया? क्लियर है? जैसे कि अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी, ठीक है। एक अभिक्रिया दी जा रही है आपको, ठीक है, बनाता हूं। 2A + 3B + 4C इक्वल टू 5D। के लिए यदि ओके, यदि A के 1 मोल, B के 3 मोल, C के 4 मोल लिए जाते हैं तो D के 1.25
मोल प्राप्त होते हैं अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? एक अभिक्रिया दे रखी है, कोई भी अभिक्रिया दे रखी है, मान ली हमने। अब मैंने ये बोल दिया कि ए इतने मोल दे रखा है, बी इतने मोल दे रखा है, सी इतने मोल दे रखा है और डी हमें इतने मोल मिल गया। ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि बतानी कि कितनी मात्रा, कितनी प्रतिशत मात्रा यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अभिक्रिया प्रतिशत लब्धि याद करनी है, सिंपल सी बात। अब इस क्वेश्चन को करा जाए तो कैसे करा जाए? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपका व्यू भी जानना चाहूंगा इस क्वेश्चन पर। हाँ जी, हाँ बताओ जी, बताओ सर, इससे क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं पलक। अब जरा देखो ध्यान से, इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अभिक्रिया लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? अभिक्रिया लिखेंगे। अभिक्रिया में क्या दे रखा है? 2a + 3b + 4c बराबर 5d दे रखा है। सही तो लिखा है ना मैंने? ठीक है, ओके। तो अभिक्रिया के गुणांक देखो, जो हमें सब बताएंगे। भैया अगर इसके 2 है, इसके 3 है, इसके 4 है, इसके 5 है, ये क्या है? ये तो सार्थक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। अगर इसके 2 मोल खर्च होंगे तो इसके 3 मोल खर्च होंगे और इसके 4 मोल खर्च होंगे, तब जाकर के उसके 5 मोल बनेंगे। हाँ या ना? ये समझ में आया? दिया क्या है? दिया है ए के कितने मोल? 1 मोल। ए के कितने मोल? 1 मोल। बी के कितने मोल? 3 मोल। सी के कितने मोल? 4 मोल। ये दिए, फिर वो बन गए जो बन गए। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, क्या हमें इसका भी मोल दे रखा है, इसका भी मोल दे रखा है, इसका भी मोल दे रखा है? भैया 3 के बारे में जानकारी दे रखी है, तो कैसे करूंगा? S2 64। बेटा सल्फर अकेला ही होता है, ठीक है, तो S के लिए ज्ञात करना, S2 के लिए ज्ञात नहीं करना। हाँ जी, तो अब जरा देखो ध्यान से, क्या मुझे एक से ज्यादा अभिकारकों के बारे में जानकारी दे रखी, तो क्या मुझे एलआर ज्ञात कर लेना चाहिए? क्या मुझे सीमांत अभिकर्मक ज्ञात कर लेना चाहिए? बोलो हाँ या ना? क्या मुझे यहां पर सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करना पड़ेगा एलआर के लिए? एलआर के लिए हम क्या करते थे? सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करने के लिए क्या करते थे? दिया गया मान बटे रस समीकरण मिति गुणांक, दिया गया मान बटे रस समीकरण मिति गुणांक। दिया गया मान 1 मोल, रस समीकरण मिति गुणांक 2, ठीक है। दिया गया मान 3, रस समीकरण मिति गुणांक 3। दिया गया मान 4, रस समीकरण मिति गुणांक 4। इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान आधा। तो क्या ये मिनिमम आया? तो जो छोटा होगा क्या वही एलआर होगा, अतः ए सीमांत होगा। क्या ये चीज समझ में आई क्या? अतः ए सीमांत होगा, यस और नो? क्या अतः ए सीमांत होएगा? मेरे को बस ए को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। मतलब इसके 2 मोल से इसके 5 मोल मिल रहे हैं, इसको देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। समझ में आया? ए सीमांत होगा, तो इसलिए, ठीक है, ओके, इसलिए तो नहीं, चूंकि हो गया, चूंकि 2 मोल ए से 5 मोल डी मिलता है, चूंकि 2 मोल ए से या फिर 2 मोल्स ऑफ ए हमें क्या देता है बेटा? 5 मोल ऑफ डी देता है, यस और नो? इसलिए 1 मोल से कितना मिलेगा? 1 मोल ऑफ ए कितना देगा? 2 से इतना मिलता है। 2 पेंसिल की मूल्य 5 रुपए है, तो 1 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 2.5 रुपए। तो 5/2 मोल ऑफ डी, ठीक है, बोले तो 2.5 मोल ऑफ डी। समझ में आ गया?
ए के तो 2 मोल है ना बेटा, ए के 2 मोल है, लेकिन हमें दिया कितना, 1 मोल। कितना, 1 मोल। वास्तव में तो 1 है ना, अभिक्रिया के अनुसार 2 होते तो उसके 5 बनते, लेकिन हमें दिया कितना है, 1 का ही दिया हुआ है। तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1 मोल से बनेगा 2.5 मोल। यस और नो? तो यह मेरा क्या हुआ, सैद्धांतिक मतलब गणितीय मान, मतलब कैलकुलेशन करके निकाला ना मैंने, कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड मान, जो मैंने सोचा इतना आना चाहिए। आया कितना बाबू साहब, आया आपके पास इतना, तो इतना आया, आना इतना था, प्रतिशतता निकाल लेंगे, परसेंटेज यील्ड निकाल लेंगे, हाँ या ना? ओके, तो प्रतिशत लब्धि, ठीक है, समझ में आ गया, प्रतिशत लब्धि। तो भैया डी के कितने मोल आने थे, 2.5, मिले कितने, 1.25। सही बोल रहा हूं क्या, सही बोल रहा हूं क्या? भैया प्रतिशत लब्धि निकालनी थी कि भैया 2.5 मोल मिलना चाहिए था डी, लेकिन मिला कितना, 1.25 गुणा 100 कर दो, गुणा 100 कर दो। ओके, दशमलव हटाया, 2 जीरो नीचे लगाई, दशमलव हटाया, 1 जीरो ऊपर लगाई, 2 जीरो से 2 जीरो छम छम, ये कट गया 5 बार, 5 गुणा 10, 50% लब्धि आ गई, 50% लब्धि आई। समझ में आ गया क्या? 50%, वेरी गुड स्नेहा जी, वेरी गुड, 50% आ गया। और कहां गए बेटा, और से क्या करना है अपने को, और से क्या ही करना होता है, 50%, हाँ 1/2 अंशु कुमार, 50%, 50%, दोबारा समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन 50% आ गया, थोड़ा सा कुछ बच्चे तो बता दो कि हाँ मैं आ गया समझ में। दोबारा से देखो, मेरे को क्या बोला गया, एक कोई फलाना अभिक्रिया दे रखी थी भैया, ए के इतने मोल, इसके कुछ गुणांक दे रखे थे, अब मैंने उसके कुछ मान दे दी तुम्हें, अब मैंने ये बोला तुम्हें कि भैया तुम्हें इतना मिलना था, इतना तुम्हें ये मिला, तो आपको अभिक्रिया की प्रतिशत लब्धि ज्ञात करनी थी। तो मैंने अभिक्रिया देखी, उसके गुणांक देखे, दिया गया मान देखा, तो मैंने सबसे पहले सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करा। क्यों करा पूछो, क्योंकि एक से ज्यादा के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो मैंने पहले सीमांत अभिकर्मक को चेक करा। सीमांत अभिकर्मक कौन होता है, जिसके लिए दिया गया मान बटे रस समीकरण मिति गुणांक का मान छोटा होता है, 1 मोल बटे 2, 3 मोल बटे 3, 4 मोल बटे 4, ये छोटा है, तो ये जल्दी खत्म होएगा। मतलब अगर इसका 2 मोल होता तो इसका 5 मोल बनता, लेकिन दिया कितना है, 1 मोल दे रखा है। 2 मोल होता तो 5 मोल बनता, 1 मोल होगा तो भैया 5/2 मोल बनेगा, 5/2 का मतलब 2.5 मोल ये मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, हमें मिला, हमें डी का 1.25 मोल मिला। तो भैया थोड़ा फॉर्मूला वगैरह लिख दूं तुम्हारे लिए, दिक्कत आ जाए तो, ठीक है ना, आंसर तो आ गया, लेकिन ना फिर भी बच्चे बोल देंगे सर आप तो डायरेक्ट लिखाते हो, ठीक है। यहां पर एक्चुअल, यार हिंदी में क्या बोलेंगे, वास्तविक मान, उत्पाद की वास्तविक मात्रा बटे उत्पाद की गणितीय मात्रा गुणा 100। तो उत्पाद की वास्तविक मात्रा दे रखी थी उन्होंने 1.25 मोल बटे में 2.5, पिच 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, छम छम गुणा 100, ये कट गया 2 बार, कैलकुलेशन और आसान कर देता हूं, 2 से कट गया ये 50 बार, 50%। क्यों लोड ले रहे हो गया, अरे हो गया, हाँ वास्तविक अपॉन थ्योरेटिकल। सीमांत क्या होता है बेटा, उसके लिए ना आगे वाले लेक्चर देखो, उसके लिए आगे वाले लेक्चर देखो, जो अचानक से बीच में आए हैं उनको आगे वाले लेक्चर देखने चाहिए पहले। अब अगला क्वेश्चन यहां करवा देते हैं, अगला क्वेश्चन भी करेंगे, अगला क्वेश्चन भी करेंगे, हाँ जी
ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हमें, बहुत बढ़िया बात है। अब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है प्रतिशत शुद्धता। प्रतिशत शुद्धता, परसेंटेज प्योरिटी। प्रतिशत लब्धि समझ में आया, ये उत्पाद से रिलेटेड था। प्रतिशत शुद्धता क्रिया कारक से रिलेटेड है। यही दोनों में डिफरेंस है, यही दोनों में डिफरेंस है। नीट 2023 में इससे क्वेश्चन आया था। नीट 2023 में इस पर क्वेश्चन आया था, जो कि ये रहा नीट 2023 का क्वेश्चन इस साल का। हाँ जी, पहले प्रतिशत शुद्धता समझ लेते हैं। प्रतिशत शुद्धता, परसेंटेज प्यूरिटी क्या होता है? पहली बात तो यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक से संबंधित होता है। अब जरा देखो ध्यान से कैसे निकालते हैं प्रतिशत शुद्धता। आपको कोई सैंपल दे रखा होगा, नमूना। जैसे कि देखो ध्यान से, आप गए दुकान पे गए, ठीक है, दुकान पर गए और आप क्या लेकर आए? दाल लेकर आए। मम्मी ने बोला कि 1 किलो दाल लेकर आ जा। आप 1 किलो दाल लेकर आए, है ना। अब दाल लेकर आए, मम्मी ने बोला दाल दिखा। अब आपने दाल दिखाई और दाल देखने के बाद मम्मी ने बोला अरे भैया तो नुकसान करा दिया मेरे लड़के ने। क्या? दाल में कंकड़ी कंकड़, दाल कम कंकड़ ज्यादा दिख रहे थे उसमें। भैया 1 किलो दाल लेकर आई, मम्मी ने फिर अलग से उसको क्या करी? साफ करी। और साफ करी तो इसमें देखा कि भैया 800 ग्राम तो दाल है और 200 ग्राम तो इसमें कंकड़ है, 200 ग्राम तो इसमें कचरा है, कचरा। तो प्रतिशत शुद्धता कितनी हुई? तो प्रतिशत शुद्धता, अरे नालायक, तू लेकर तो आया था 800, तू लेकर तो आया था 1 किलो। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। तू लेकर तो आया था 1000 ग्राम, लेकिन शुद्ध तो 800 ही है, हाँ या ना। तो प्रतिशतता निकाल रहे हैं, गुणा 100 कर दो तो 2 जीरो से 2 जीरो छम छम, 1 जीरो से 1 जीरो छम छम, 80% शुद्ध है। तो यही प्रतिशत शुद्धता है। मतलब टोटल सैंपल का भार, शुद्ध मात्रा का भार गुणा 100, प्रतिशत शुद्धता निकल जाएगी। शुद्ध इतनी है, ये तो तुम्हारा सैंपल था कि भैया तुम्हें 1 किलो तुम दाल लेकर आए, जिसमें से तो इतना तो कचरा ही निकल गया, उसमें कंकड़ धूल मिट्टी ये निकल गई, ठीक है। 800 बटा 1000 गुणा 100 कर दिया, प्रतिशत शुद्धता निकल कर आ गई, ठीक है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? अरे समझ में आ गया? प्रतिशत शुद्धता कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसे ज्ञात करते हैं। तो प्रतिशत शुद्धता का फॉर्मूला क्या होता है? किसी सैंपल का भार, जो भी भार है, ठीक है, किसी नमूने का कुल भार, जो भी भार दे रखा है, ओके, कोई नमूना है आप में से नहीं, ठीक है, सैंपल, नमूने, किसी नमूने का कुल भार, ऊपर क्या आएगा? शुद्ध पदार्थ की मात्रा, उस नमूने में कितना शुद्ध है, शुद्ध पदार्थ की मात्रा गुणा 100। अनुकूल बटा कूल, वही तो चीज चल रही है। अनुकूल शुद्ध पदार्थ इतना था, बाकी कचरा था। अनुकूल बटा कूल, 800 ग्राम शुद्ध था, टोटल 1000 ग्राम था, निकाल लिया प्रतिशत शुद्धता। तो ये जरा देखो, समझ में आया? तो प्रतिशत शुद्धता इस तरीके से सोल्व करा जाता है। परसेंटेज प्योरिटी ऐसे निकाली जाती है। तो चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए, इस पर भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए। कर ले बेटा, पहले अपन क्वेश्चन लगा ले, इतना हो गया। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन नीट 2023 में आया हुआ, ताजा ताजा क्वेश्चन एकदम, ठीक है, आपके लिए परोसा गया है। थोड़ा दिमाग लगाना है और इसको करना है। अब पहले तो आपको ये सूत्र पता है और आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, खुद से ट्राई करो कि बनेगा कि नहीं बनेगा हमसे, कि सर आपने जो पढ़ाया क्या उससे हम नंबर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। होता है ना बच्चों के मन में डाउट,
तो जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर आप ये सोचो कि ये क्वेश्चन हमसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कि सर आप पढ़ा रहे हो जो सफिशिएंट है या अलग से हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, सर हम अलग से बुक लगाएं क्या, सर हम अलग से, सर 180 में से 180 नंबर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ऐसे तरह तरह के डाउट आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को लगाओ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया 20% शुद्ध चूना पत्थर है। अब चूना पत्थर क्या होता है? चूना पत्थर का सूत्र होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको गर्म किया गया है तो क्या मिल रहा है? CaO प्लस CO2 मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या बोल रखा है कि जो चूना पत्थर है ये 20% ही शुद्ध है, 80% तो इसमें इंप्योरिटी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस हमें 20 ग्राम चूना पत्थर दे रखा है जिसका 20% ही शुद्ध है। जब इस चीज को गर्म किया गया तो उत्पन्न CO2 का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ओहो, कैसे करेंगे? सोचो, थोड़ा टाइम लगाओ, कैसे करेंगे? तो जरा देखो ध्यान से बेटा, बहुत ही सिंपल है, भावनाओं में मत बहो, सिंपल चीजों को सोचो। CaCO3 दे रखा था, इसको हमें गर्म करने को बोला गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, साथ में CO2 बन गया। अच्छी बात है, बन गया तो अच्छी बात है, ओके। लेकिन हमें क्या दे रखा था? ये 20 ग्राम का 20% ही शुद्ध है। अब बाकी तो कचरा है ना, मतलब हमें 20 ग्राम से पूरा पूरा ये नहीं मिला होगा, हमें 20 ग्राम के 20% से ये मिला है। समझ में आ रहा है? यहां पर हमें दे तो 20 ग्राम रखा था, पूरा सैंपल का भार कितना था? 20 ग्राम, लेकिन 20 ग्राम का 20% ही शुद्ध है, वही शुद्ध आपके आंसर को लेकर के आएगा। एम आई राइट? तो जरा देखो ध्यान से, 20 का 20% निकाल लो। कैसे निकालते हैं? अरे यार, किसी जैसे कि आपसे बोला गया कि आपके जेब में 100 रुपए हैं, 100 का 20% कितना होता है, पूछते हैं ना। तो जरा देखो ध्यान से, 20 ग्राम का 20%, 20/100 कर दो, ठीक है। 1 0 से 1 0 छमछम, 1 0 से 1 0 छमछम, 2 दूनी 4। वास्तव में 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, वास्तव में 4 ग्राम था आपके पास टोटल। देखो अब ये देखो, शुद्ध 4 ग्राम, टोटल 20 ग्राम गुणा 100, देखो वापस से 20% आएगा। 1 0 से 1 0 छमछम, ठीक है। ये 2 डायरेक्ट ही काट दो ना यार, 4/20 गुणा 100। अनुकूल कुल पदार्थ की मात्रा, शुद्ध पदार्थ की मात्रा गुणा 100, कुल पदार्थ की मात्रा 20 ग्राम, शुद्ध पदार्थ की मात्रा 4 ग्राम गुणा 100, तो 20 पंजे 100, 5 चौक 20। ये टोटल हमें, मतलब सॉरी 20 ग्राम क्या 20% शुद्ध है जो हमें दे ही रखा था। समझ पा रहे हो? 20 ग्राम का 20% का मतलब ये है कि हमारे पास 4 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट है। अब उसको लेकर के चीजों को सोल्व करना था, बस काम हो गया। मतलब मुझे क्या पता चल गया? कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम में भार पता चल गया। अच्छा, अब आगे क्या करूं? बस आगे अभिक्रिया को देखो, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, अभिक्रिया ऑलरेडी बैलेंस है, हाँ या ना? अगर इसका आप 1 मोल लेते तो इसका आपको 1 मोल मिलता, अनुपात से देख लो। अगर इसका आप 1 मोल लोगे तो इसका 1 मोल मिलेगा। तो क्यों ना मैं 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मोल ज्ञात कर लूं। हाँ जी, समझ में आ गया? ठीक है, इतनी पिक्चर क्लियर हो गई क्या? 4 ग्राम मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, अतः CaCO3 के मोल ज्ञात कर लिए जाए क्या? कर लिए जाए क्या? तो मोल ज्ञात करने का सूत्र, ग्राम में भार 4 ग्राम, ग्राम में भार 4 ग्राम बटे अणुभार। CaCO3 का अणुभार नहीं दे रखा है, अपन निकालेंगे। कैल्शियम का कितना होता है? 40। इतनी इन्होंने बहुत बड़ी हमारे लिए सहूलियत कर दी, 40 दे दिया। कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 18,
अरे रे 16 या क्या बोल रहा हूं मैं, 48 होता है। हाँ जी, अब इसको जब सोल्व करोगे तो 4 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ गया, 4 बटे 100 आ गया। तो इसके मोल कितने आ गए, 4 बटे 100 मोल आ गए क्या, बोलो ना यार, हाँ या ना, हाँ। तो अब जरा देखो, क्या मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल पता चल गए, हाँ। तो 1 मोल से 1 मोल मिल रहा था, तो 4 मोल से 4 मोल मिलेगा, 6 मोल से 6 मोल मिलेगा, 100 मोल होते तो 100 मोल मिलता, लेकिन 4 बटे 100 है तो 4 बटे 100 ही मोल मिलेगा। चूंकि 1 मोल CaCO3 1 मोल CO2 देता है। ये एक रिश्ता है इनके बीच में, ये 3 डंडे ना रिश्ते को बता रहे हैं, बस और कुछ नहीं। इसलिए 4 बटे 100 मोल CaCO3 कितने मोल देगा, 4 बटे 100 मोल ही देगा। तो क्या CO2 के मोल पता चल गए। मुझे क्या निकालना है, उसका भार निकालना है। क्या निकालना है, भार निकालना है। क्या निकालना है, भार निकालना है। कर लेंगे, देखो कर लेंगे। चूंकि मोल्स ऑफ CO2 अगर मैं ज्ञात करूं तो CO2 के मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, CO2 का ग्राम में भार बटे CO2 का अणु भार। हाँ जी, CO2 के मोल कितने आ गए बेटा, 4 बटे 100, यस और नो। CO2 का ग्राम में भार वही हमें चाहिए, CO2 का ग्राम में भार, अणुभार कार्बन का होता है 12 और ये आ जाएगा 44 को इससे गुणा कर लो, 100 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा CO2 का ग्राम में भार। बेटा बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत छोटा, 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट का, ठीक है। 4 चौक 16, 176 हो जाएगा, 176 बटे 100 1.76 ग्राम। चेक करो, ये आ गया आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। हमें पहले CaCO3 का भार निकालना था 4 ग्राम, 4 ग्राम उसके मोल निकाल लो, जितने मोल इसके आए उतने ही मोल CO2 के मान लो। CO2 के मोल पता चल गए, मोल को अणुभार से गुणा कर दो, तुरंत हो गया। देखो दिमाग में करते हैं, इसको इतना तरीका लगा लिया हमने थोड़ा सा पेन चलाया, 4 ग्राम CO2, 4 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आया, 4 ग्राम CaCO3 का अणुभार होता है 100, तो 4 बटे 100 इसके मोल आए, तो इसके मोल जितने उतने ही मोल उसके, तो 4 बटे 100 मोल उसके, 4 बटे 100 को किससे गुणा करता है, 44 से गुणा करता, 4 बटे 100 गुणा 44 डायरेक्ट, 4 बटे 100 गुणा 44, 4 बटे 100 गुणा 44, ये ऐसे करता और तुरंत आंसर आ जाता 1.67। इतनी सी कैलकुलेशन है, बस इतनी सी कैलकुलेशन है, यही है बेटा फर्क। हम इतना कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, इतने में भी काम चल जाए अगर आपका तो बढ़िया है। अगर कोई बच्चा इतने से में भी कर पा रहा है बहुत बढ़िया है, मेरे लिए कोई बुराई नहीं है, और अगर कोई इतने में समझ पा रहा है तब भी कोई बुराई नहीं है, मैं दोनों के लिए हूं, ठीक है, ओके। जो बच्चा इस क्वेश्चन को फटाफट से कर पा रहा है बहुत बढ़िया बात है, और अगर किसी को समझना है तो ऐसे कर लेना, ठीक, अदरवाइज तो ऐसे दिमाग में हो जाता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया बेटा। तो ये नीट 2023 में आया हुआ प्रश्न था। तो हमने क्या ये सारी चीजें कवर कर ली, प्रतिशत शुद्धता वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में चमका, नहीं चमका, नहीं चमका, अभी भी प्रतिशत शुद्धता समझ में आ गया बेटा। एक बार मैं तुम्हारा कमेंट देख लेता हूं ना, हाँ जी, प्रतिशत शुद्धता समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर किसी के मन में डाउट है ना, एक बार मैं और बता देता हूं, प्रतिशत शुद्धता का मतलब। जैसे कि एक उदाहरण लेकर के मैंने यहां पर समझाया, जैसे कि तुम्हें CaCO3 दे रखा है बेटा, एक क्वेश्चन तुम खुद करना, ठीक है। CaCO3 दिया, CaCO3 को गर्म किया और हमें CaO प्लस CO2 मिल गया, ओके, ठीक है। हाँ जी, अब आपको ये बोला गया है कि
आपको ये बोला गया है कि 200 ग्राम हमें ये दिया गया है, ओके, 200 ग्राम का 80% शुद्ध है, ओके। तो आपको क्या करना है, CaCO3 की इसकी मात्रा ज्ञात करनी है। एक बार करो, एक बार ये करो, एक बार ये करो। हाँ जी, एक बार कमेंट आ रहा है, सबका आ रहा है। CaCO3 का 200 ग्राम दिया गया है जिसका 80% प्योर है, ओके। तो आप उसकी मात्रा बताओ कितनी मिलेगी। ये कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ क्वेश्चन करवा रहा हूं ना बेटा, ये करो। बेटा कोई अगर बीच में आएगा तो बेटा उसको कैसे समझ में आएगी, यार चीजें बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, थोड़ा टाइम दोगे तो अच्छे से कर लोगे। बताओ इसका आंसर कितना आया। 200 ग्राम। दिव्या सोनी जी बेटा पढ़ रहा हूं कमेंट। ऋतिक वर्मा 160, वेरी गुड। जरा देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, इसके बारे में दे रखा है, इसकी मात्रा पूछ रखी, तो हम क्या करेंगे, तो क्यों ना मैं 200 का 80% निकाल लूं, उतना वास्तविक रहेगा। तो यार मेरे को क्या दिया गया है, 200 गुणा 80% कर लो, 80% 80/100, तो ये कट जाएगा 2 बार, बोले तो 160 ग्राम हमारे पास है। 160 ग्राम है, 160 ग्राम है, तो 160 ग्राम से क्यों ना मैं इसके मोल निकाल लूं। अतः मोल्स ऑफ CaCO3 कितने आ गया, 160 बटे CaCO3 का कितना हो जाएगा, 100। कितना आ गया बेटा, ये 1.6 मोल आ गए, हाँ या ना। तो जितना मोल इसका है उतना ही मोल इसका होता, क्योंकि गुणांक देखो 1 1 1। ये रैपिड फायर क्वेश्चन है बेटा, रैपिड फायर, तुरंत होना चाहिए। 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, चूंकि 1 मोल CaCO3 क्या दे रहा है, 1 मोल CaO दे रहा है। तो अगर इसके मोल 1.6 है तो उसके भी मोल कितने रहेंगे, 1.6, इसलिए 1.6 मोल CaCO3 1.6 मोल CaO देगा। तो CaO के मोल पता चल गए, मोल को किससे गुणा कर देंगे, अणुभार से गुणा कर देंगे, उसकी मात्रा आ जाएगी। कोमल जी, अंकिता, वेरी गुड। तो हमें वो पता चल गया, उधर से थोड़ा सा इधर इधर इधर, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर मेरे को मोल पता चल गए, तो यार क्यों ना मैं मोल्स ऑफ CaO बराबर क्या करना है, मेरे को ग्राम में भार चाहिए बटे CaO का अणुभार। हाँ जी, इसके मोल कितने आ गए, 1.6, तो ग्राम में भार वो हम निकाल लेंगे, W निकाल लेंगे। CO कैल्शियम का होता है 40 और ये 16 56, तो W बराबर कितना आ गया, 56 गुणा 1.6। सोल्व कर लो, आंसर बता दो, सोल्व कर लो, आंसर बता दो, ठीक है। 70.2 पक्का, 70.4 ग्राम, 70.4 ग्राम CO2। अरे 56 को 1.6 से गुणा करना है बेटा, 89 होगा, 16 कम 16 संग 96। अबे कौन कर रहा है ये, 16 संग 96, हाथ से लगे 9, 16 पंजे 80, 89। हाँ जी, ओके, ये आ गया। तो कर सकते थे, कर सकते थे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं है, हम कर सकते थे। अगर हमें दिया जाता, हम सारी चीजें बता सकते, तो हम डेफिनेटली कर पाते बेटा। बोलो, अरे बोलो, समझ में आया। अब जैसे ही एक क्वेश्चन और, एक उदाहरण और कर लेते ताकि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपकी मम्मी ने बोला आपको, आपकी मम्मी ने बोला, आपकी मम्मी ने बोला कि जा मार्केट से जा 200 ग्राम
कैल्शियम कार्बोनेट ले गया, और वो भी कैसा 100% प्योर, 100% शुद्ध। ठीक है, आपकी मम्मी ने बोला, ठीक है, मम्मी की बात तो मानोगे ना, मम्मी ने बोला कि 200 ग्राम अगर तेरे को 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाए तो बता इससे कितना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, इसका भार बताओ। ये तो कर लोगे, मम्मी की बात तो मानोगे, हमारी नहीं मानते थे। ठीक है, हाँ जी, 200 ग्राम ये दे रखा है तो ये कितना मिलेगा, बोलो। हेलो सचिन, बेटा लैपटॉप में नहीं चलती है, बस थोड़ा चमकाना है यार। 200 शुद्ध है, 100% शुद्ध है, मतलब 200 का 200 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट है। ये चमका, 200 का 200 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई मिलावट नहीं है, 24 कैरेट सोना, एकदम शुद्ध खरा सोना है ये। हाँ या ना, वेरी गुड, 112 ग्राम आ गया आंसर, 112 ग्राम, वेरी गुड। तो यार 200 ग्राम है, हाँ या ना, तो मतलब 200 ग्राम तो क्या है मेरे पास, CaCO3 है, जो कि कैसा है, शुद्ध है। तो क्यों ना मैं इसके मोल निकाल लूं, मोल्स ऑफ CaCO3, क्या ग्राम में भार 200, 200 बटे अणुभार 100, तो कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। तो जितने मोल इसके, 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो अगर 2 मोल इसके तो 2 मोल से 2 मोल मिलेगा, चूंकि 1 मोल CaCO3 क्या देता है, 1 मोल CaO देता है, इसलिए 2 मोल CaCO3 क्या देगा बेटा, 2 मोल देगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। ओके ओके, आ गया, अरे आ गया। अतः CaO का भार 2 गुणा 1 मोल का अणुभार लिख दो, 1 CaO का अणुभार 2 गुणा 1 का 56 होता है, 112 ग्राम। फिजिकल में जितनी कैलकुलेशन करोगे उतना फायदा होगा लल्ला, मैं यही बोल रहा हूं, फिजिकल में जितनी कैलकुलेशन करोगे उतना फायदा होगा। मोल थोड़ी आएगा, ग्राम में आएगा ना बेटा, ग्राम में आएगा, ग्राम में आएगा। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं क्या केमिस्ट्री में 80/80 कैसे लाएं? देखो यार, देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो मैंने आपको एक ही टॉपिक के 3 तरह के सवाल करवा दिए। देखो ये तुम्हारे 23 में आया अभी, इसमें तुम्हें CO2 के बारे में पूछा। मैंने 2 क्वेश्चन तुम्हारे अलग अलग परसेंटेज लेकर के किस पर सोल्व करवा दिए, कैल्शियम ऑक्साइड पे सोल्व करवा दिए। अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, इतना कोई हार्ड नहीं है, सिंपल है, चीजें आसान चल रही है। अब अगले क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन नीट 2022 में, अभी इसको रहने दो, अभी इसको रहने दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोलरता दे रखा है और अभी हमने मोलरता पढ़ा नहीं है। इस क्वेश्चन को रहने दो, अभी हमने मोलरता पढ़ा नहीं है, तो मैं मोलरता के बारे में पढ़ाऊंगा तो तुम डेफिनेटली इसको कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसको घर पर कर सकते हो ट्राई, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो लगा सकता है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो मैं आगे करवाऊंगा इसको। हाँ जी, एक कार्बनिक यौगिक, अब ये तुम्हारे लिए, ये आया था 2021 में, 2021 में 56 कहां से आया नागेंद्र? अरे यार कहां गया 56 वाला? हाँ, ये 56 कैसे आया बेटा? कैल्शियम अणुभार होता है ना इसका, कैल्शियम का कितना 40, ऑक्सीजन का कितना 16, कितना आया 56। बोलो ऐसे आया। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। एक कार्बनिक यौगिक जिसमें 78% कार्बन होता है, शेष प्रतिशत हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र के लिए सही विकल्प है। अरे भैया कर लेंगे, कौन पहले करेगा? चलो स्टार्ट हो जाओ। तत्व दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन दे रखा है, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट कर लो। परसेंटेज कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12, तो ये 6.5 के लगभग कट जाएगा। ये 22% हो गया। 22/1 कितना जाएगा? 22। ओके, फिर क्या करते थे? सरल अनुपात निकालते थे। क्या करते थे? सरल अनुपात। सरल अनुपात कैसे निकालते थे? बोलो, सरल अनुपात कैसे निकालते थे? जो छोटा होगा उसका भाग देंगे। छोटा कौन है? 6.5।
6.5 बटे 6.5, 22 बटे 6.5 कर लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये लगभग अप्रोक्स 3 आ जाएगा, बच्चों ने कर भी लिया। वाओ 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 वाओ, वेरी गुड। तो अनुपात कितना आ गया? 1 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यही प्रैक्टिस है। हमने पिछले जब हमने शुरुआत करी थी तो आपको लग रहा था कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप खुद क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो नीट क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन बोले तो CH3, मूलानुपाती सूत्र CH3, ठीक है। चमका, सिंपल है, कोई इतनी धूम धड़ाका नहीं है, आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन ये वाला करो, ये वाले मैंने वैसे भी करवा दिया, और तुम्हारा कॉमन सेंस से बिना पेन चलाएं 1 मोल कार्बन दे रखा है का परमाणु भार दे रखा है 12 ग्राम। इसमें परमाणु की संख्या कितनी, बिना पेन चलाए बताना, बस दिमाग चलाना। सर नेट वाली प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, क्वेश्चन बनने लगे, वेरी गुड। 1 मोल कार्बन दे रखा है, आपको परमाणुओं का भार बताना है, सिंपल, मतलब परमाणुओं की संख्या बतानी है। 22 कहां से आया, कौन सा 22 भाई? अरे 22 यार, 78% कार्बन दे रखा है, थोड़ा जल्दी कर दिया क्या मैंने? परसेंटेज ऑफ कार्बन 78% है, तो बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा? दोनों मिलाकर के 100% है ना, तो 100 माइनस 78 कितना आ जाएगा? 22% आ गया हाइड्रोजन, ऐसा है, ठीक है। दोनों मिलाकर के 100 हो जाएगा ना। बोलो सर इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। बोलो, क्योंकि 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होते हैं? 1 मोल का मतलब होता है Na परमाणु, और Na परमाणु का मतलब होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। यहां अगर 6 होता तो आंसर 4 हो जाता। समझ में आया? बोलो, सब पहला जैसा हो गया है ऐप में? हाँ, कुछ चीजें हो रही है बेटा धीरे धीरे पहले जैसी। बोलो ओके गंगा जी, इसका आंसर 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि 10 की घात 22 है। ये अगर 6 कर लोगे तो फिर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्ही को करना है, ये क्वेश्चन तुम्ही को करना है। हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं के मोलों की संख्या कितनी होगी? अब हेबर प्रक्रम क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर में घुस सकता है। हेबर प्रक्रम पी ब्लॉक में आता है। और क्या होता है कि जब हम N2 अमोनिया नाइट्रोजन की अभिक्रिया H2 के साथ करवाते हैं तो अमोनिया बनाते हैं। अब आप खुद इसका आंसर बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे। अभिक्रिया लिख दी, अब आप खुद करो। ऑप्शन ही नहीं है। 10, 20, 30, 40 है बेटा, पिछले क्वेश्चन के नहीं थे, इसके हैं। खुद बताओ। वेरी गुड, बहुत सारों ने कर लिया। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, सही कर रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। देखो, जब भी कोई अभिक्रिया के बारे में दिया जाए सबसे पहले उसको बैलेंस कर लो। 2 यहां लग जाएगा, 3 यहां लग जाएगा, अर्थात इसका 1 मोल लेंगे तो इसका 3 मोल खर्च होगा, इसका 2 मोल बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, अगर इसका 1 मोल खर्च हुआ है तो इसका 3 मोल खर्च होएगा, तब जाकर के उसका 2 मोल बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिया क्या है? दिया है ओके। अमोनिया के 20 मोल, इसके 20 मोल बनाने हैं मेरे को, तो इसके कितने मोल लगेंगे? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया। 30 आंसर है। सिंपल है यार,
देखो 2 मोल बनाने के लिए किसके बारे में पूछ रहा है, ये ध्यान रखो कि मेरे को अमोनिया के बारे में दे रखा है, H2 के बारे में पूछ रहा है। अमोनिया के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो मैं इन दोनों के बारे में देखूंगा, इसके बारे में देखूंगा ही नहीं। तो मैंने क्या देखा कि भाई साहब 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए मुझे 3 मोल H2 चाहिए, H2 चाहिए। तो अगर मैं 20 मोल बनाऊंगा तो अरे यार, अगर इसको 10 से गुणा कर रहा हूं तो इधर भी 10 से गुणा करूंगा ना, यहां पे 10 लगाऊंगा तो इधर भी 10 लगाऊंगा। 2 मोल के लिए इतना, तो 1 मोल के लिए कितना, 10 के लिए, 20 के लिए कितना, कर लोगे, ठीक है। इसलिए 20 मोल अमोनिया के लिए मुझे कितना लगेगा, 3 गुणा 10 मोल, बोले तो 30 मोल H2। बेटा अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो ना, पूछ लेना प्लीज, किसी को थोड़ा सा भी डाउट हो पूछ लेना, क्वेश्चन नहीं बन रहा यार, सिंपल है। देख बेटा 2 मोल बनाने के लिए 3 मोल लगना है, 2 बनाने के लिए 3 मोल लग रहे हैं, तो 1 बनाने के लिए कितना लगेगा। अगर 2 पेंसिल का मूल्य 3 रुपए तो 1 पेंसिल का कितना होगा, 3/2, तो 20 का कितना होगा, 3/2 गुणा 20, तो 2 से 20 कट गया 10 बार, टोटल आ गए 30, तो 30 मोल। समझो ना, 2 मोल बनाने के लिए 3 मोल लगाना पड़ रहा है, 2 मोल बनाने के लिए 3 मोल लगाना पड़ रहा है, तो 1 मोल बनाने के लिए 3/2। सर बाल पकड़ लिए मैंने, नहीं हो पा रहा मेरे से, सर मेरे से नहीं हो पा रहा। अब हो गया बेटा, यार मेरे को ना इतना नहीं आया क्या, नहीं आया क्या, सर समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा है, सर सबको आ रहा है, मेरे क्यों नहीं आ रहा है आंसर। चमका के नहीं चमका, चमका के नहीं चमका, समझ नहीं आ रहा है। अरे बाबू अरे यार इतना सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मेरे को दे रखा है इसके 20 मोल बनाने के लिए इसके कितने मोल खर्च होंगे, किसके, इसके। ओके, हाँ या ना बेटा, वो फिजिक्स में चला जाएगा, वो अनिश्चितता वगैरह ना, वो फिजिक्स में आ जाएगा, ठीक है, वो फिजिक्स में आ जाएगा। हाँ जी, तो यार मेरे को इसके मोल दे रखे हैं, इसके मोल के बारे में पूछा गया है, तो वास्तव में अगर अभिक्रिया के अंदर देखूं तो 2 मोल बनाने के लिए 3 मोल लगेगा, चूंकि 2 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल H2 आवश्यक है, इसलिए एक मोल के लिए, 1 मोल अमोनिया के लिए आवश्यक H2 के मोल कितना आ जाएगा। अरे 2 के लिए 3, 2 पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, तो 1 का कितना होगा, 3/2 मोल। 1 मोल के लिए इतनी लगेगी, इसलिए उधर लिख रहा हूं, जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए 30 मोल अमोनिया के लिए H2 के आवश्यक मोल। तो भैया 1 मोल के लिए इतनी लगती है, तो 30 के लिए गुणा 30 कर देंगे, तो 10 30 मोल। क्या यार बेटा, इतना स्लो चलोगे तो बेटा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, इतना स्लो चलोगे तो नहीं हो पाएगा। देखो आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तुरंत आंसर दे रहे हैं। अगला ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, हाँ जी, नीट 2018
नीट 2000 किस स्थिति में जल के अणुओं की संख्या अधिकतम है? बताओ। विकास कुमार क्यों आएगा बेटा? इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, या फिर ये आप सेल्फ क्लास में भी मैंने करवाया हुआ है शायद। इन्हें पीओएसी से, बेटा पीओएसी से भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हाइड्रोजन की जितने मोल उधर करोगे, लेकिन उतना जानना की डिटेल में क्यों जरूरत है? जब हम सिंपल कर पा रहे हैं तो क्यों ही भटकना है? ओके, क्लियर हो गया? तो यार अब ये वाला क्वेश्चन ना आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि आपको फिर टाइम नहीं मिल पाएगा अगली क्लास के लिए। ठीक है, ओके, हाँ जी, यही आंसर है, पता है मेरे को, बट एक बार सोल्व कर लेना। आप सबका मोल निकाल लो यार। 18 ml बोलो या जल के लिए 18 ग्राम बोलो, बात एक ही है। 18 ml बोलो या 18 ग्राम बोलो, जल के लिए बात एक ही है ना। क्यों? क्योंकि जल का घनत्व तो एक होता है, तो जो उसका आयतन है वही उसका ग्राम में भार है। तो 18 ग्राम जल दे रखा, ये 0.18 दे रखा है, तो 18 ग्राम। तो इसके लिए पहले वाले के लिए जल के मोल निकाल लो, ग्राम में भार 18, अणु भार 18, 1 मोल है ये। तो पहले वाले के लिए मोल पता चल गए, इसलिए दूसरे वाले के लिए मोल निकाल लो। मोल्स ऑफ H2O दूसरे में निकाल लो, कितना दे रखा है? 0.18 ग्राम, ग्राम में भार बटे अणु भार, तो ये आ गया 0.01 मोल, 0.01 मोल। ठीक है, इसी तरीके से इसको सोल्व करना। यहां लीटर में आयतन दे रखा है एसटीपी पर, तो एसटीपी पर दिया गया आयतन बटे 22.4 करना, यहां पे मोल निकालोगे, यहां मोल दे ही रखे, सबसे ज्यादा मोल इसी के लिए आएंगे। सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। जल के अणुओं की अधिकतम संख्या किसमें? 2015 में आया था। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, प्रतिशत शुद्धता से रिलेटेड ही ट्राई करना। अगली क्लास में मैं करवाऊंगा और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होएगा। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा अपना विलियन, अगले लेक्चर से। ओके, नेक्स्ट चैप्टर विलियन स्टार्ट होएगा। ठीक, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को अपन यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कोशिश करता हूं बेटा हर एक बच्चे के आंसर देने की। टेलीग्राम पर भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, इंस्टाग्राम पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है, तो यार इतने सारे बच्चों का आंसर मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यार। ठीक है, मेरा क्लास से फ्री होने के बाद ना मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को आंसर देता रहता हूं, उसमें टाइम खर्च हो जाता है। ओके, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।